नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद डॉक्टर एस के त्रिपाठी में। दोस्तों, इसके पहले मूल अधिकार के भाग 1 वीडियो में मैंने आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के प्रावधान अर्थात कितने मूल अधिकार हैं। जो 7 मूल अधिकार मूल संविधान में थे, जिनको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बाहर कर दिया गया और वर्तमान में 6 मूल अधिकार शेष हैं, उनके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी। मूल अधिकारों का यह भाग 2 है, जिसमें समानता के अधिकार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके बाद अन्य मूल अधिकारों का विस्तृत व्याख्या किया जाएगा, जिसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत केंद्रीय विधायिका, राज्यों की विधायिका, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका तथा अन्य पदाधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संसद ऐसी कोई भी विधि नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अगर संसद ऐसी कोई विधि बनाती है जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर सकती है। अर्थात अगर संसद ऐसी कोई भी विधि बनाती है जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर दी सकती है। मूल अधिकारों के संबंध में व्यक्ति सीधे आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट एवं आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको निवारण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण का अधिकार होगा। विधि के समक्ष समानता यह सिद्धांत डायसी ने प्रतिपादित किया था तथा यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि कानून सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ समान व्यवहार करेगा। अर्थात किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। अर्थात सभी व्यक्ति कानून द्वारा शासित होंगे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो जो भी हो। अर्थात कानून की नज़र में सभी समान होंगे। इसी में एक दूसरा है कि विधि के समान संरक्षण नामक जो वाक्यांश है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसके अनुसार कानून समान लोगों के साथ समान तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करेगा। अर्थात इसके अनुसार अगर समान के साथ समान परिस्थिति समान है तो समान व्यवहार होगा, असमान के साथ असमान व्यवहार। यदि परिस्थिति अलग है तो अलग कानून भी हो सकता है। इसी पहलू के कारण संविधान में अनेक तरीके के अन्य लोगों के लिए, अन्य वर्गों के लिए अनेक तरह के प्रावधान किए गए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भौगोलिक आधार पर एक वर्गीकरण ले लिया जाता है कि भारत को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भिन्न है। जैसे पुलिस सेवा के लिए लंबाई में छूट दिया जाता है। इसी तरह आप कर के संबंध में देख सकते हैं, राज्य कर लगाने के संदर्भ में व्यक्ति और वस्तु के चयन में अलग अलग प्रावधान कर सकता है। इसी तरह के प्रावधान का उल्लेख विधि के समान संरक्षण के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य अपने किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किंतु अनुच्छेद 15(3), 15(4) अनुच्छेद 15 के अपवाद हैं। 15(3) में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और वहीं 15(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग की उन्नति के लिए अथवा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता के अधिकार का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी नियुक्ति या नियोजन के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समता प्राप्त होगी। अर्थात सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन नौकरियों में
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास एवं उद्भव के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16 का अपवाद है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की राय में यदि राज्य अधीन सेवा में पिछड़े हुए नागरिकों में से किसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है। मूल संविधान में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं दी गई थी। इसे सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय ने परिभाषित किया। इसके संदर्भ में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। इसके संबंध में सर्वप्रथम 1955 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित करके अस्पृश्यता को एक गंभीर अपराध घोषित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। आर्टिकल 18 अर्थात अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य उपाधियों के कारण ब्रिटिश राज्य में व्याप्त कृत्रिम असमानता को समाप्त करना है। अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य किसी को उपाधि आदि प्रदान नहीं करेगा, किंतु अपवाद स्वरूप शिक्षा व सैन्य के क्षेत्र में राज्य उपाधि आदि प्रदान कर सकता है, किंतु इन उपाधियों को जो शिक्षा और सैन्य क्षेत्र में राज्य द्वारा प्रदान की जाएगी उन्हें अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं माना जाएगा। इसी के क्रम में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इन उपाधियों को अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि नहीं माना। साथ ही यह कहा कि यह केवल ऐसे व्यक्तियों को दिए जाएं जिनका समाज के किसी क्षेत्र में विशेष योगदान हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।